हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। इसके अंदर हम एनटीटी को डिस्कस करते हैं, एनटीटी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और ईसीसी जो कोर्स है हमारा इसको और आगे लेके चलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्मॉल पॉक्स को पढ़ा था, उसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस को पढ़े थे। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं काफी, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की बात हुई है और प्रोटीन्स की बात हुई है। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 5। पोषक तत्व जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज। व्हाट आर न्यूट्रिटिव इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी? व्हाई आर न्यूट्रिटिव इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी? व्हाट आर नहीं होगा यहाँ पे, व्हाई आर न्यूट्रिटिव इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी मतलब न्यूट्रिटिव नेसेसरी जरूरी क्यों है? बिकॉज हम पढ़ेंगे क्योंकि इसको हिंदी में बोलते हैं भोजन में किन किन पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। इसमें भोजन में किन किन पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। ठीक है, न्यूट्रिटिव जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे खाने के अंदर क्यों जरूरी है। देखिए शुरू करते हैं हम, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में डिफरेंट मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए और वाटर चाहिए, साथ में मिनरल्स भी चाहिए, कुछ विटामिन भी चाहिए, आयरन भी हमारी बॉडी को चाहिए। तो ये सब किससे मिलता है? जो भी हम फूड इनटेक करते हैं। अब इसके अंदर भी कैटेगरीज है, वेज और नॉन वेज। वेज वेगन जो चीजें होती है, जो वेजिटेबल से हमें मतलब जो हमें डायरेक्ट मिल जाती है, जैसे पेड़ पौधों से या फिर सब्जियां, फल, ये सब हुआ। दूसरा हुआ नॉन वेज कैटेगरी में, जैसे कि कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो गए और कुछ नॉन यानी कि फ्लैश हो गया, नॉन वेज में मीट हो गया, ये सब उसके अंदर आएंगे, कैटेगरी के अंदर आएंगे। और इन्हीं से हमारी बॉडी को मिनरल्स मिलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वेज प्रेफर करते हैं, जैसे मैं भी वेजिटेबल खाना पसंद करती हूँ। तो उसके अंदर हमें क्या कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी चाहिए जिससे प्रोटीन हमें बॉडी को मिलता रहे, जैसे कि दाल हो गई, ठीक है, दाल हो गई, और इस तरह के जो भी खाने के अंदर, जैसे सोयाबीन हो गई, दाल हो गई, इनसे प्रोटीन रिच मात्रा में मिलता है बॉडी को। तो यही सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ तथा सुचायमान होने के लिए शक्ति और गर्मी की आवश्यकता होती है। यह गर्मी कुछ तत्वों से प्राप्त होती है जो शरीर को भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं। शरीर में जितना भोजन डाला जाएगा उसमें उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी जितनी कि उस भोजन के तत्वों में है। भोजन तथा भोजन के तत्वों के संबंध में अनेक खोजें की गई हैं। इन खोजों से यह ज्ञात होता है कि शरीर के ताप, गति और विकास के लिए भोजन के केवल मुख्य 4 तत्व हैं: कार्बोज, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण। कार्बोज, प्रोटीन, वसा यानी कि फैट आई थिंक, और लवण मिनरल्स शायद, खनिज लवण, यानी कि सॉल्ट सागर। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, चलिए देखिए, इन 4 तत्वों को परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि मनुष्य के शरीर में भी उपरोक्त तत्व हैं। भोजन में जिस रासायनिक तत्व की अधिकता होगी, शरीर में उसी तत्व द्वारा बने अंश पर भोजन का अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट टॉपिक है इसमें प्रोटीन। यह सबसे अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ गंधक तथा कुछ अंश फास्फोरस का सम्मिश्रित है। हमारे शरीर नाइट्रोजन का उपयोग अधिक मात्रा में करता है और यह तत्व केवल प्रोटीन में ही मिलता है, इसलिए इसे नाइट्रोजन वाला तत्व भी कहते हैं। उपयोगिता: शरीर के तंतुओं, रक्त वाहिनियों और आंतरिक अंगों के निर्माण और उनकी टूट-फूट की क्षतिपूर्ति, शरीर के विकास की क्रिया में प्रोटीन का उपयोग होता है। बच्चों, स्त्रियों तथा दूध पिलाने वाली माताओं को इसकी उचित मात्रा आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक प्रोटीन का उपयोग करने पर यह वसा के रूप में शरीर में एकत्रित होता रहता है।
शरीर में जब कभी वसा या कार्बोज का अभाव होता है तो यही संचित प्रोटीन गर्मी व शक्ति के उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन पाचक रसों, आंतरिक रस, एंजाइम्स व एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। यह मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। साधनों के आधार पर प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया है, पशु प्रदत्त और वनस्पति प्रदत्त। प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया पशु प्रदत्त और दूसरा हो गया वनस्पति प्रदत्त। यानी कि प्रोटीन हमें कहां से मिलेगा, या तो वनस्पति से मिल जाएगा या पशुओं से मिल जाएगा। ठीक है। सामान्यतः वनस्पति प्रदत्त प्रोटीन पशु प्रदत्त प्रोटीन की अपेक्षा कम उपयोगी होता है। पशुओं के कोष बहुत कुछ मानव कोषों के समान ही होते हैं, इसलिए इनसे प्राप्त प्रोटीन हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। पशु प्रदत्त प्रोटीन को ए और वनस्पति प्रोटीन को बी। पशु प्रदत्त प्रोटीन को तो ए कहा जाता है और वनस्पति प्रदत्त प्रोटीन को कहा जाता है बी। प्रोटीन टाइप ए, प्रोटीन टाइप बी। पशु प्रदत्त प्रोटीन दूध, मतलब अब हमें ये कहां से मिलते हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पशु प्रदत्त प्रोटीन दूध से बने अन्य पदार्थ दही, पनीर, अंडा, मांस और मछली आदि में पाया जाता है। वनस्पति प्रदत्त प्रोटीन फलियों, उड़द, मूंग, मसूर, अरहर, सोयाबीन, सेम, मटर, लोबिया आदि में होता है। पशु प्रदत्त प्रोटीन में अंडा, मांस व मछली आदि पदार्थ हैं। जब वनस्पति प्रदत्त सोयाबीन, मटर, दाल तथा सेम आदि का प्रयोग अतिरिक्त मात्रा में किया जाए तो उचित होगा। प्रोटीन अंडे में एल्यूमिनियम के रूप में, गोश्त में मायोसिन के रूप में, दूध में केसिन के रूप में, गेहूं में ग्लूटीन के रूप में। अब आपको ये हाईलाइट करना है, क्या हाईलाइट करना है कि प्रोटीन अंडे में एल्यूमिनियम के रूप में, गोश्त में मायोसिन के रूप में, दूध में केसिन के रूप में, गेहूं में ग्लूटीन के रूप में तथा मटर व दालों में लोग्यूमिन के रूप में होता है। भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा। अब ये भोज्य पदार्थ है कि खाने के पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा बताई गई है। पदार्थ पशुजन्य अनाज व दालें, सूखे मेवे। पदार्थ का नाम गाय का दूध, भैंस का दूध, मछली, जिगर, मांस, अंडा, सोयाबीन, मूंग, मैसूर, उड़द की दाल, अरहर, चने की दाल, सूखी मटर, गेहूं, राजमा, मूंगफली, काजू, बादाम, अखरोट। प्रोटीन अब इनमें मात्रा दे रखी है कि किसमें कितना कितना होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाली हानियां और प्रोटीन की कमी से होने वाले जो हमारे शरीर को क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है वो, और प्रोटीन की अधिकता से भी हानियां होती है वो पढ़ लेंगे हम। प्रोटीन की कमी से शरीर अस्वस्थ रहता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है वो अस्वस्थ रहती है। विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है, रक्तचाप निम्न हो जाता है और शरीर का भार कम हो जाता है तथा शरीर शक्तिहीन होता चला जाता है, सूजन आ जाती है। अगला है प्रोटीन की अधिकता से हानि। प्रोटीन की अधिकता हानिकारक होती है। गर्म देशों में इसे पचाने में कठिनाइयां होती है। इससे शरीर में गर्मी भी अधिक पैदा हो जाती है तथा जिगर एवं गुर्दों को प्रोटीन के पचने के पश्चात उत्पादित मल आदि को निष्कासित करने में अधिक परीक्षण करना पड़ता है, जो गुर्दे के लिए हानिकारक है। भारत जैसे गर्म देशों में अंडा, मछली व गोश्त का प्रयोग कम करना ही हितकर होता है। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये शॉर्ट नोट है। किसके ऊपर शॉर्ट नोट है? फर्स्ट तो है हैजा रोग पे, कॉलेरा जिसको बोल सकते हैं, तो शायद हैजा कॉलेरा ही बोलते हैं। हैजा को इसमें तो जो लिखा है वो कॉलरेड लिखा है, CHOLRED। ये नहीं होगा, कॉलरा होगा शायद, या फिर डी नहीं होगा। ठीक है। हैजा प्रश्न संख्या 6 भी हम इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे कि हैजा एक बीमारी है और वो क्या बीमारी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हैजा एक तीव्र संक्रामक रोग है। प्रारंभ में व्यक्ति को दस्त आते हैं। दस्त पनीला होता है, ये चावल के पानी जैसे होते हैं। दस्तों के साथ साथ रोगी को उल्टी भी आती है। रोगी को प्यास बहुत लगती है। इसमें पेशाब आना बंद हो जाता है। इसमें रोगी के हाथ पैरों में ऐंठन बड़ी होती है। इसमें तापमान गिरता चला जाता है। यदि समय पर सावधानी नहीं बरती जाए
जाती है तो रोगी की हृदय गति रुक जाती है। मौसम, वह गर्मी के अंत में तथा ऑटम मौसम में अधिक फैलता है। प्रसार, इस रोग की छूत मुख में लगती है। इस रोग की छूत मुख में लगती है, आई डोंट नो क्या है, इस रोग की छूत मुख में लगती है। जो व्यक्ति दूषित जल, दूध या भोजन को ग्रहण करता है तब इस रोग के जीवाणु उसके शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी लग जाता है। रोगी के वस्त्रों से भी हैजा फैलता है। रोग का कारण, इस रोग के कारण लोगों में आर्थिक समस्या, सामाजिक दशा, स्वास्थ्य के नियमों का ठीक से पालन नहीं करना तथा सड़े गले फल मेवे, मृतकों को नदियों में जल में प्रवाह करने की प्रथा आदि आते हैं। निवारण के उपाय, निम्नलिखित उपाय हैं। जिस कमरे में रोगी अब मतलब इससे निवारण के उपाय यानी कि इससे कैसे बचा जा सकता है। जिस कमरे में रोगी को रखा गया है उसके फर्श पर चूना बिखेर देना चाहिए। हाथों को धोने के लिए उपयुक्त निसंक्रमण का प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी की सेवा में रहे वह अपने हाथों को धोता रहे। भोज्य तथा पेय पदार्थों को धूल तथा मक्खियों से बचाना चाहिए। मक्खियों को नष्ट करने के लिए फॉर्मिल का उपयोग करना चाहिए। समस्त पखानों तथा नालियों को साफ करवाना चाहिए तथा चूना, ब्लीचिंग पाउडर का भी उपयोग करना चाहिए। एंटी कॉलेरा टीका, प्रारंभ में 0.5 सीसी की मात्रा में एंटी कॉलेरा वैक्सीन का टीका लगाया जाना चाहिए तथा 1 सप्ताह बाद 1 सेंटीमीटर 1 सीसी वैक्सीन पुनः लगाई जानी चाहिए। उपचार, उसको थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज युक्त जल्दी जल्दी देना चाहिए। रोगी को अपनी प्यास बुझाने के लिए बर्फ के टुकड़े देने चाहिए। रोगी को गर्म रखा जाए, उसका तापमान गिरने नहीं देना चाहिए। उसके लिए गर्म बिस्तर का भी उपयोग किया जाना चाहिए। अब है डिटर्मिनेट ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार से हैं। 4 कारक बताए जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट हो गया बाहरी कारक, सेकंड हो गया हमारा हम कह सकते हैं कि क्या हेरिडिटरी हो गया, और अनुवांशिकी, बाहरी कारक, रहन सहन का तरीका और स्वास्थ्य सेवाएं। उसके बाद अगला है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, माल न्यूट्रिशन, रिसोर्सेज, मलेरिया, impurities of real and source of impurities। उसके बाद है एक्सरसाइज क्या है, व्यायाम का अर्थ क्या है वो बताइए। नीड ऑफ स्लीपिंग, सोना हमारे लिए क्यों जरूरी है, और फैटिग को डिफाइन किया गया है। तो आने वाले वीडियोस में हम इनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी के लिए तो यहीं तक हैजा रोग हमने पूरा कर लिया है। अगला हम शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज इफ यू रियली लाइक देम एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट मी यू कैन मैसेज मी और कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज। जल्दी ही नए वीडियोज में हम मिलेंगे इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।